येने ऋतः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं। हम वेदांताभिमत प्रमा स्वरूप का विचार कर रहे थे। प्रमा का लक्षण, प्रमा का लक्षण किया गया अनधिगत अबाधित विषय ज्ञानत्वम प्रमा, जिस ज्ञान का विषय पूर्व में अधिगत न हो तथा जिस ज्ञान का विषय उत्तर काल में बाधित न हो, तद विषयक ज्ञान को प्रमा कहते हैं। इसलिए अतिव्याप्ति और अव्याप्ति भी एतादृश प्रमा लक्षण में नहीं है, क्योंकि आत्म विषय ज्ञान का विषय जो आत्मा है वो पूर्व में अनधिगत है, उत्तर में उसका बाध भी नहीं है, अतः आत्म विषय ज्ञान में प्रमा का लक्षण चला जाएगा। और सुक्ति रजत विषय ज्ञान का सुक्ति रजत पूर्व में अधिगत तो है, परंतु उत्तर काल में उसका बाध है, अतः अबाधित विषय ज्ञान नहीं है, इसलिए प्रमा का लक्षण है। और ये भी बता दिया कि अनधिगत अंश असमति में प्रमा के लक्षण व्यावृत्ति के लिए किया। अब यहाँ पर लक्षण की अव्याप्ति बताया धारावाहिक ज्ञान स्थल। धारावाहिक ज्ञान स्थल में ज्ञान धारा, एक विषय का अनेक ज्ञानों की जो धारा है उसको ज्ञान धारा कहते हैं। घट इंद्रिय सन्निकृष्ट है और उस घट विषय के ज्ञान की धारा चल अयं घटः अयं घटः अयं घटः। तो वो क्योंकि ज्ञान एक क्षण उत्पन्न, द्वितीय क्षण स्थिति, तृतीय क्षण में विनाश है ज्ञान का, और इसके बाद अनेक क्षण यदि उसी ज्ञान घट का ज्ञान होगा तो वो अनेक ज्ञानों को माना जाएगा, तो ज्ञान धारा मानी जाएगी। अब यहाँ प्रमा के लक्षण की अव्याप्ति कैसे है? पाठ ये पूर्व दिन हुआ था, परंतु उपस्थापन करने के लिए निराकरण यहाँ पर पूर्णतः करना था, इसीलिए बीच में छोड़ दिया था। तो अव्याप्ति क्यों है? क्योंकि ज्ञान धारा में अनेक ज्ञान है, तो पूर्व ज्ञान के द्वारा विषयकृत जो घट है वो उत्तर ज्ञान के द्वारा विषय हो रहा है। फिर द्वितीय ज्ञान का विषयकृत ज्ञान जो है वो तृतीय ज्ञान का विषय हो रहा है। तो जो प्रथम क्षण के ज्ञान है वो प्रथम क्षणिक ज्ञान के अतिरिक्त जितने ज्ञान हुए ज्ञान धारा में वो सब अधिगत विषय के ही होंगे, अनधिगत विषय के नहीं। ज्ञान धारा में अधिगत विषयता ही आ गई, अनधिगत विषयता न होने के कारण यहाँ पर प्रमा का लक्षण नहीं। ये पूर्व पक्षी का पक्ष था। सिद्धांती उत्तर क्या दे रहा है? पहला उत्तर जो प्रश्न करता था उसी के अभिमत से उत्तर दे रहा है, जो अनेक ज्ञान मानता है ज्ञान धारा में, तो उसी के उत्तर के लिए कह रहे हैं कि तत्त जो ज्ञान है
तत्त क्षणोत्पन्न जो ज्ञान धारा में जो ज्ञान है वो ज्ञान तत्त क्षणावच्छिन्न घट को विषय करें, तत्त क्षण विशिष्ट घट को विषय करेंगे। अतः यदि ज्ञान धारा में ज्ञान अनेक हैं तो तत्त क्षण विशिष्ट ज्ञान विषयीभूत जो घट है वो भी घट भी अनेक है। यदि आप अपने सिद्धांत के अनुसार ज्ञान धारा, यदि ज्ञान धारा में यदि अनेक ज्ञान मानते हैं तो हम भी वहाँ पर तत्त क्षण विशिष्ट अनेक घट को भी मानते हैं। तो पूर्व क्षण विशिष्ट घट को पूर्व ज्ञान ने विषय किया, उत्तर क्षण विशिष्ट घट को उत्तर क्षण ज्ञान ने विषय किया। इस प्रकार से सभी जो ज्ञान हैं वो पूर्व ज्ञान से अनधिगत, क्योंकि पूर्व ज्ञान जो था वो उत्तर क्षण के ज्ञान घट को विषय तो करेगा नहीं, उत्तर क्षण विशिष्ट। अतः उत्तर क्षण विशिष्ट जो घट उत्तर ज्ञान का विषय हो रहा है वो पूर्व क्षण विशिष्ट घट ज्ञान का विषय नहीं हुआ था, इसलिए अनधिगत। तृतीय क्षण जो ज्ञान है, तृतीय जो ज्ञान है जो छठवें क्षण में पैदा होगा वो ज्ञान भी अनधिगत विषय है। क्यों? वो जो प्रथम ज्ञान था, प्रथम ज्ञान ने स्वक्षणावच्छिन्न जो उसका क्षण है ज्ञान का क्षण, तद क्षणावच्छिन्न घट को विषय किया, और जो द्वितीय ज्ञान है वो द्वितीय ज्ञानकालीन जो क्षण है तद क्षण विशिष्ट घट को विषय किया। तृतीय जो ज्ञान है वो तृतीय ज्ञान जो क्षण, तृतीय ज्ञान का जो क्षण है तद क्षण विशिष्ट जो घट है उस घट को विषय किसी ने नहीं किया, इसलिए अनधिगत विषयता यहाँ पर आ गई। ठीक। अब प्रश्न ये होता है कि क्षण विशिष्ट या क्षणावच्छिन्न जो भी आप कहें, तो क्षण यदि घट का अवच्छेदक होगा विशेषण विधेया, तो विशेषण वही होता है जो विद्यमान हो करके विधेय में अन्वित हो करके इतर का व्यावर्तन होता है। विद्यमानत्वे सति विधेय अन्वयित्वे सति इतर व्यावर्तकत्वम विशेषणत्वम। तब यदि क्षण विशिष्ट यदि आप घट को भेद कहेंगे, क्यों? क्षण उपलक्षित तो भेद होगा नहीं, क्योंकि जो उपलक्षण विद्यमान नहीं रहेगा तो घट का भेदक नहीं होगा। तो घट विशेषणतया ही घट का भेदक हो सकता है। तो क्षण जो काल है वो काल घट का विशेषण कब बनेगा कि घट वेद्य है, तो काल को भी वेद्य होना पड़ेगा। वेद्य जो घट है उस वेद्य घट विधेय के साथ अन्वय काल का होना होगा, करना मानना पड़ेगा। और काल की वेद्यता नहीं, क्यों? उद्भूत रूपत्व और महत्व द्रव्य प्रत्यक्ष में कारण होता है। इसीलिए पृथ्वी जल और तेज का प्रत्यक्ष होता है, वायु का प्रत्यक्ष इसलिए नहीं होता कि रूप रहित होने पर। इसी प्रकार से तीन द्रव्यों के अतिरिक्त बाह्य द्रव्य
आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, उद्भूत रूपत्व और महत्व बहिरिंद्री प्रत्यक्ष गम्य द्रव्य प्रत्यक्ष का उल्लेख करना है। बहिरिंद्रिय प्रत्यक्ष योग द्रव्य प्रत्यक्ष में उद्भूत रूपत्व और महत्व कारण होता है, क्योंकि आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, उसमें रूपवत्ता नहीं होती, परंतु बहिरिंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं। बहिरिंद्रिय प्रत्यक्ष द्रव्य में उद्भूत रूपत्व महत्व कारण होता है। अच्छा, तो उद्भूत रूपत्व और महत्व आत्मातिरिक्त द्रव्य में जब में सभी में कारण है, तो इसलिए आपके काल का तो प्रत्यक्ष होगा नहीं। तब कह रहे हैं कि काल का प्रत्यक्ष भी हम स्वीकार करते हैं, निरूप होने पर भी काल का प्रत्यक्ष स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार से मीमांसक ने स्वीकार किया है। कैसे? कहा एतत्कालीनो घटा ये प्रतीति है, एतत्कालीनम घटम पश्यामि ये भी प्रतीति है। अतः जो निरूप काल है, उस निरूप काल की प्रत्यक्ष योग्यता मान करके तत्काल विशिष्ट जो घट है वो घट भिन्न हो गया। और तो यदि धारावाहिक स्थल में अनेक ज्ञान हैं तो घट भी अनेक हो गए। तत्त क्षणिक ज्ञान के विषय तत्त घट होंगे। अतः उनमें अनधिगत विषयता ही रही, अधिगत विषयता नहीं रही। यही उत्तर अंश है। इतने प्रश्न को अभिगत करके ये उत्तर अंश जो है उन्होंने कहा है निरूपस्यापि कालस्य इंद्रिय वेदत्वात् धारावाहिक बुद्धिरपि धारावाहिक बुद्धि स्थल में पूर्व ज्ञान का अविषय तत्क्षण विशेष विशिष्ट विषय होने के कारण अव्याप्ति नहीं। ये उत्तर जो धारावाहिक ज्ञान स्थल में अनेक ज्ञानों का भेद मानते थे, किंच सिद्धांत, ये तो आप जो धारावाहिक ज्ञान स्थल में मानते, धारावाहिक ज्ञान स्थल में अनेक ज्ञानों को आप मानते हैं, वो तुम्हारे पक्ष में हमने उत्तर दिया कि तत्क्षण विशिष्ट जो घट है वो घट भी भिन्न होगा। इसलिए आपके पक्ष का तो उत्तर हो गया। वस्तुतः जो ये प्रमा का लक्षण है, ये प्रमा का लक्षण हमने अपने सिद्धांत में किया है। हमारे सिद्धांत में धारावाहिक बुद्धि स्थल में भी ज्ञान का भेद नहीं। धारावाहिक बुद्धि स्थल में एक ही ज्ञान है, किंतु यावत घट स्फुरम तावत घटाकार वृत्ति एक ही वृत्ति रूप ज्ञान की चर्चा है नहीं है, क्योंकि चिद रूप ज्ञान की तो चर्चा कोई है नहीं। तो वो जो वृत्ति है घटाकार आकारित जो चित्र वृत्ति है, अंतःकरण जो वृत्ति है, वो जब तक घट का स्फुरण माने प्रकाश, जब तक घट प्रकाशित हो रहा है तब तक घटाकार आकारित वृत्ति एक है। और वो वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य का नाम ही ज्ञान है। न केवल वृत्ति वस्तु की प्रकाशक है, न चिद रूप ज्ञान वस्तु का प्रकाशक है, अपितु वृत्ति में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है वही वस्तु का प्रकाशक है। न तो केवल
बल्ब वस्तु का प्रकाशक है, न तो केवल करंट वस्तु का प्रकाशक है, अपितु वो करंट जब बल्ब में आरूढ़ हो जाता है तो वो बल्ब के माध्यम से, बल्ब रूप उपाधि के माध्यम से वस्तु का प्रकाश करता है। वेदांत दर्शन में भी जो चिद रूप आत्मा है वो स्वयं स्वप्रकाश है। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, ये श्रुति भी कहती है, परंतु वह प्रकाश स्वरूप आत्मा जब किसी उपाधि में आरूढ़ होता है तब उस उपाधि के माध्यम से ही प्रकाश करता है। सर्वविदित जो सूर्य प्रकाश है वो प्रकाश भी आत्म प्रकाश है। वो आत्म प्रकाश सूर्य रूप उपाधि में आरूढ़ हो करके, सूर्य रूप उपाधि में प्रतिबिंबित हो करके उसका प्रतिबिंब। इसी प्रकार से जो भौतिक वस्तुओं का प्रकाश अंतःकरण वृत्ति रूप ज्ञान के द्वारा होता है, वहाँ पर भी घटाकार अंतःकरण की वृत्ति अपंचीकृत महाभूतों का सत्वांश समुदाय अंतःकरण है। अतः सत्वांश समुदाय है, अतः उसमें सत्वांशता होने के कारण प्रतिबिंब ग्राहकता है। अतः अंतःकरण की वृत्ति में जब चित्त का प्रतिबिंब पड़ता है तो उसको ज्ञान कहते हैं। तो जब तक वो वृत्ति रहेगी, वृत्ति का आकार जब तक रहेगा तब तक उसमें प्रतिबिंब पड़ता रहेगा, और प्रतिबिंब पड़ता रहेगा। तो वो वृत्ति जब एक रहेगी तो प्रतिबिंब भी एक है, ज्ञान भी एक है। जब तक घट का स्फुरण होता है तावत काल घटाकार अंतःकरण की वृत्ति एक ही है। 1 क्षण, 2 क्षण, 3 क्षण, 10 क्षण, 15 क्षण, 20 क्षण, जो जब तक घट का प्रकाश है तब तक घटाकार वृत्ति के अतिरिक्त कोई वृत्ति नहीं। तो जब वृत्ति अनेक होते तब ज्ञान अनेक होता, ज्ञान अनेक होता तो पूर्व ज्ञान का विषय कृत घट उत्तर ज्ञान का विषय होता, तो अनधिगता अंश न रह करके अधिगत अंश आ जाती है। इसलिए हमारे सिद्धांत में कोई दोष नहीं। दोष आपके सिद्धांत में है, जो धारावाहिक ज्ञान स्थल में अनेक ज्ञान को मानने वाले नैयायिक हैं, उनके यहाँ भी हमने समाधान दे दिया कि जो धारावाहिक ज्ञान स्थल में जो ज्ञान है वो ज्ञान यदि अनेक हैं तो तत्तद क्षण विशिष्ट घट भी अनेक हैं। ये उत्तर हमको दे दिया। न तो नाना वृत्ते है, धारावाहिक ज्ञान स्थल में अनेक वृत्तियाँ नहीं। यदि अनेक वृत्तियाँ होती तो वृत्त्यात्मक ज्ञान अनेक होते। क्यों? वृत्ति की स्थिति ये है, स्वविरोधी वृत्ति उत्पत्ति पर्यंतम स्थायित्वाभिगमा। वृत्ति जब तक स्वविरोधी माने वृत्ति विरोधी वृत्ति का जब तक उदय नहीं होता तब तक वृत्ति की स्थायिता मानी जाती। घटाकार वृत्ति की तब तक स्थिर रहेगी जब तक पटाकार, मठाकार, दंडाकार माने अन्य आकार में जब तक वृत्ति नहीं होती तब तक घटाकार वृत्ति की स्थान। तो जब तक घट का स्फुरण है तब तक घटाकार वृत्ति से अतिरिक्त वृत्ति नहीं है, क्योंकि यदि द्वितीय वृत्ति का उदय होता, यद विषय के वृत्ति का उदय होगा उस विषय का प्रकाश होगा। तो घट स्फुरण काल में, प्रकाश काल में
घटाकारातिरिक्त कोई वृत्ति नहीं। इसलिए जब तक घट स्फुरण है तब तक घटाकार वृत्ति है। अब जब विरोधी वृत्ति का जब उदय होगा, क्योंकि स्वविरोधी वृत्ति उत्पत्ति पर्यंत स्थायिता रहती है, तो जब विरोधी वृत्ति का उदय होगा उस काल में घट स्फुरण रहेगा ही नहीं। अतः अस्थायित्वागमात्, इसलिए हमारे यहाँ सिद्धांत में दोष नहीं। उसी को जो हमने बताया था वो वृत्ति ज्ञान है क्या, कह नहीं, तथा तत्प्रतिफलित चैतन्यम घटादि। वृत्ति ज्ञान नहीं, अपितु वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य ज्ञान। केवल चैतन्य ज्ञान नहीं, चैतन्य जो चेतन है वो वस्तु प्रकाशक व्यवहारोपयोगी ज्ञान नहीं। व्यवहार संपादक जो लोक व्यवहार संपादक जो ज्ञान है वो ज्ञान न केवल वृत्ति है। और क्यों केवल वृत्ति को नहीं मान लिया जाता? क्या केवल वृत्ति को क्या माने? अंतःकरण जब पंच महाभूतों के सत्वांश से जायमान है तो पंच महाभूत जो है वो जड़ हैं, तो अंतःकरण भी जड़ होगा। तो उसका जो अंतःकरण का परिणाम जो वृत्ति है वो कोई चेतन थोड़ा हो जाएगा। तो जड़ भूत अंतःकरण का परिणाम भी वृत्ति जड़ है, परंतु उस जड़ वृत्ति में जब प्रतिबिंबता हो गई, चैतन्य प्रतिबिंबित हो गया तो प्रकाश हो गया। जिस प्रकार से जलादि में जब सूर्य आदि का प्रतिबिंब पड़ता है तो जलादि भी प्रकाशक हो जाता है। उसी प्रकार से जड़भूत जो जल है या दर्पण है, इस दर्पण में प्रकाश का प्रतिबिंब जब पड़ता है तो ये स्वयं प्रकाशित हो करके और अन्य वस्तुओं को प्रकाशित कर देता है। तो स्वयं प्रकाशता इसमें नहीं। और जो आपका चेतन रूप आत्मा है वो किसी आधार के आश्रय के बिना प्रकाशित नहीं करता। इसलिए वृत्ति जो लोक व्यवहार संपादक जो ज्ञान है, प्रकाशात्मक ज्ञान, उस ज्ञान के लिए उपाधि है वृत्ति। अतः जब तक वो वृत्ति है, जब तक घट का स्फुरण है, विरोधी वृत्ति का उदय नहीं हुआ, तावत काल वृत्ति है। अब वृत्ति पर प्रतिफलित जो चैतन्य है, घटादि ज्ञान, वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य रूप घटादि ज्ञान, एक चैतन्य रूप, वो एक चैतन्य रूप आत्म रूप ज्ञान है, वो घटादि ज्ञान नहीं है। परंतु वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य रूप ज्ञान जो है, यही ज्ञान घटादि विषय ज्ञान। तत्र तावत कालीनम एकमेवेति, वहाँ पर तत्कालीन जो एक ही ज्ञान है, इसलिए कोई भी यहाँ पर अतिव्याप्ति अव्याप्ति की आशंका नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अव्याप्ति की आशंका नहीं होगी। आपका लक्षण क्या हुआ? लक्षण हुआ अनधिगत अबाधित विषयक ज्ञानत्वम प्रमात्व। यस्य ज्ञानस्य विषयः अनधिगतः, यस्य ज्ञानस्य विषयः अबाधितः, तद ज्ञानम प्रमा। इस साक्षात कहा, ये प्रमा का लक्षण तो आपका घटादि विषय ज्ञान में तो जाएगा नहीं। क्यों?
घटादि विषय ज्ञान प्रमा क्यों नहीं होंगे? कहा कि आपके सिद्धांत में घटात्मातिरिक्त यावत पदार्थ ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात्। तो ब्रह्म भिन्नाः घटादयाः पदार्थाः व्यवहारिकाः पदार्थाः ते ब्रह्मज्ञानेन बाधिताः सन्ति। अतः घटादि विषयकं ज्ञानं बाधित विषयक ज्ञानमेव जातम्। अतः तस्य प्रमात्वं कथं संभविष्यति? सर्वैरपि यद विषयक ज्ञानस्य प्रमात्वम् अभिमतं तस्य ज्ञानस्य प्रमात्वं भवतां मते न सिद्ध्यति। जिस घटादि विषय ज्ञान को सभी लोग प्रमा मानते हैं, सभी सिद्धांतों में परमात्मक सिद्ध है, वो आपके मत में परमात्मक नहीं होगा। आपके मत में केवल आत्म विषय ज्ञान ही परमात्मक होगा। क्यों? क्योंकि आपने तो कहा है अनधिगत विषय और अबाधित विषय दोनों रहना चाहिए। विषय में अनधिगतत्व भी होना चाहिए और अबाधितत्व होना चाहिए। जब अनधिगत और अबाधित अंश दोनों रहेगा, अबाधितत्व भी अनधिगत, तद विषय ज्ञान प्रमा होगा। घटादि विषय ज्ञानों में, घटादि विषय ज्ञानों के जो विषय घटादि हैं उनमें अनधिगतत्व भले ही हो, पूर्व ज्ञान के द्वारा अधिगत घटादि भले ही न, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा तो बाधित हैं। क्योंकि मिथ्या, बाधितत्व, आध्यस्तत्व ये सब आपके यहाँ पर्यायवाची। सिद्धांते घटादे मिथ्यात्वेन बाधितत्व, क्योंकि यद बाधितम तद मिथ्या, अर्थात यद मिथ्या तद बाधितम, दोनों मिथ्या बाधित पर्यायवाची है। तो घटादि को आप मिथ्या समझते हैं तो वो बाधित ही हुआ। तो बाधित विषय ज्ञान तो प्रमा आपके यहाँ होगा नहीं। उच्चते कहा जो अबाधित अंश है, ये अबाधित अंश का हम परिभाषा कर देते हैं। अबाधित माने क्या? तो अबाधित उच्चते ब्रह्म साक्षात्कारानंतरम घटादि नाम बाधा। माने ये आगे चल करके जो ये कहना चाहते हैं उसकी उच्चा में कि अबाधित का अर्थ है ब्रह्म प्रमा। थोड़ा ग्रंथ को लिखने में आगे पीछे कर दिया, क्योंकि पहले इनको अबाधित की परिभाषा कर देनी चाहिए, फिर यह बाधित पद से हम क्या लेते हैं, फिर उत्तर में ये कहना चाहिए कि घटादि ब्रह्म ज्ञान से अतिरिक्त बाधित नहीं। चलिए सुन लीजिए, यहाँ पर उच्चते से उत्तर देना है। कहा हम अबाधित पद से क्या लेते हैं? ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त प्रमा बाधित। ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त प्रमा बाधित, यहाँ पर अबाधित पद सर्वत्र मत समझ लेना। यह बाधित पद सर्वत्र, क्योंकि अबाधित जो है ब्रह्म है, वो अबाधित माने त्रिकाला बाधितत्व से अबाधित लिया जाता है। इसलिए अबाधित पद परमांश में, इसलिए अत्र कहेंगे, ये समझे रहिएगा। अत्र अबाधित पदेन ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त प्रमा बाधितत्व महिमतम। यहाँ पर अबाधित पद से ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त प्रमा ही, ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त प्रमा अबाधित लेगा। चलिए, तो ब्रह्म प्रमा से अतिरिक्त प्रमा
सुक्ति लौकिक प्रमा, माने लौकिक विषय, लौकिक पदार्थ विषयक प्रमा। उस प्रमा से जो अबाधित है उसी को यहाँ अबाधित लेना। अब चलिए, अब यहाँ पर जो सुक्ति रजत है वो अबाधित नहीं है। क्यों? ब्रह्म प्रमा से अतिरिक्त जो प्रमा सुक्ति यम में सुक्ति विषयक प्रमा, उस प्रमा से वो बाधित है, इसलिए वो अबाधित सुक्ति रहतादि नहीं। और जो प्रपंच है घटादि है, आत्म साक्षात्कार के पूर्व में घट आदि का बाध नहीं। अतः ब्रह्म प्रमा से अतिरिक्त प्रमा से बाधित नहीं है, इसलिए अबाधित। और ब्रह्म को लीजिए तो ब्रह्म प्रमा से ही बाधित नहीं है और अन्य प्रमा से ही बाधित नहीं है, तो ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त प्रमा से अबाधितन त्वंस वहाँ पर बचा। अतः तद विषय ज्ञान जो है प्रमा। चीज और है, अब जो बंध्या पुत्र आदि हैं तद विषय ज्ञान प्रमा होना चाहिए। तो बहुत अच्छा, आपने तो प्रमा का लक्षण तो बना दिया, अबाधित की भी परिभाषा कर दिया। ये अबाधित ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त अबाधित और अनधिगत, पूर्व ज्ञानों के द्वारा अनधिगत ज्ञान से पूर्व में ज्ञान से अधिगत नहीं करना। अब चलिए, किसी ने एष बंध्या पुत्र याति, इस वाक्य का प्रयोग किया। बंध्या पुत्र, ये शब्द से जायमान जो वृत्ति है, बंध्या पुत्र विषय का वृत्ति, उसमें जो प्रतिफलित चैतन्य बंध्या पुत्र विषय ज्ञान, अब इस ज्ञान को प्रमा मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो बंध्या पुत्र विषय ज्ञान है, इस ज्ञान का विषय जो बंध्या पुत्र है वो पूर्व में किसी के द्वारा ज्ञात नहीं, अनधिगत है। दूसरा, इस बंध्या पुत्र का न ब्रह्म ज्ञान से बाध होता है, न ब्रह्म ज्ञानातृत ज्ञान से बाध होता है। अतः इस बंध्या पुत्र विषय के जो ज्ञान है, वो जो ज्ञान, उसमें प्रमा का लक्षण चला जाएगा। अतः अब आप सुक्ति रजत विषय ज्ञान के प्रमात्व की व्यावृत्ति के लिए तो अनधिगत अंश दे दिया, मान अबाधित अंश दे दिया। अनधिगत अंश आपने दिया जो है स्मृति व्यावृत्ति के लिए, परंतु बंध्या पुत्र आदि विषय जो ज्ञान है उसमें अनधिगत उसके ज्ञान के विषय बंध्या पुत्र में अनधिगतत्व भी है और अबाधितत्व भी है। इसलिए सत्वेन प्रति तरहत्वे सत्य, अनधिगतत्वे सत्य, अबाधितत्वे सत्य। अतः कहना होगा सन प्रतीत अर्ह, सन प्रतीतर है अनधिगत अबाधित विषय ज्ञानत्व। सन प्रतीति सत प्रतीति का अर्ह हो अनधिगत हो अबाधित हो, अथवा ये दोनों को सत्वेन प्रतीयमानत्वे सति अनधिगत अबाधित विषय ज्ञानत्वम, सत्वेन प्रतीयमानत्व अनधिगत अबाधित विषय का अंश दे दीजिए, तब अब आपका बंध्या पुत्र विषय ज्ञान से ही व्यावृत्ति हो जाएगी। क्योंकि सत प्रतीति का विषय नहीं,
उचित व्यधिष्ठान में सत प्रतीति का विषय नहीं है, अतः विशेषण अंश नहीं रहा। अतः तद विषय ज्ञान, क्योंकि उस विषय के ज्ञान को प्रमा कहेंगे जिस ज्ञान का विषय सत भी हो, अनधिगत भी हो और अबाधित भी हो। बंध्यापुत्र विषय ज्ञान का विषय जो बंध्यापुत्र आदि है अनधिगत है, अबाधित है, परंतु वो सत नहीं। घट आदि विषय जो ज्ञान है वो अनधिगत है, ब्रह्म प्रमा से अतिरिक्त प्रमा से अनधिगत है, अबाधित है, असत्येन प्रतीत है। आत्मा जो है न तो किसी ब्रह्म प्रमात्रित प्रमा से अबाधित है और अनधिगत है, असत है। अतः तद विषय ज्ञान प्रमा उसी को बता रहे हैं कि ब्रह्म साक्षात्कार के उत्तर में ही घटादि का बाद होता है। आत्म साक्षात्कार क्या प्रमाण है कि आत्म साक्षात्कार के उत्तर में ही घट आदि का बाद होता है। आत्म साक्षात के पूर्व में घट आदि का बाद नहीं होता। कहा श्रुति ब्रदर, यत्र त्वस्य सर्वम आत्मैवाभूत तत्केन कम पश्येत्। यह श्रुति ये कह रही है कि आत्म साक्षात्कार से सभी का बाद होता है। श्रुति से यत्र तु अस्य प्रमातुः सर्वम आत्मैवाभूत, जिस परमात्मा को आत्मातिरिक्त भेद प्रतीत नहीं होता, तो केन कम पश्येत्, उस काल में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का भेद ही नष्ट हो जाता है। इसलिए ब्रह्म साक्षात के अनंतर में घटादि का बाद होता है। इसके लिए ये प्रमाण है। क्या ठीक है? घटादि के ब्रह्म साक्षात्कार के पूर्व घटादि का बाध नहीं होता है। उसमें प्रमाण क्या है? न तो संसार दशायाम, संसार दशा में उसका बाध नहीं होता है। कहा उसके लिए यत्र द्वैतम इव भवति तद इतरः इतरम पश्यति। ये द्वैतम इव भेद इव भेद एव, द्वैतम इव भेद एव, जहाँ पर भेद ही रहता है वहाँ पर इतर इतर भेद, इतर इतर ज्ञान, इतरः इतरम पश्यति, इतरः प्रमातः इतरम प्रमेयम पश्यति जानाति। जब तक द्वैत बुद्धि रहती है, आत्म साक्षात्कार के पूर्व तक द्वैत बुद्धि है। अद्वैत बुद्धि ही आत्म साक्षात्कार है। तो वह द्वैत बुद्धि होने पर घट आदि का बात बता दिया, परंतु जब तक द्वैत बुद्धि है अर्थात आत्म साक्षात्कार नहीं है, तब तक इतरेतर, इतरः इतरम पश्यति, इतरः प्रमाता इतरम पश्यति। अतः ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की व्यवस्था रहती है। घट आदि जो ज्ञेय पदार्थ हैं उनका बाध नहीं होता। इसलिए अबाधित पद से संसार दशा में अबाधितत्व विवक्षित है। इसलिए घटादि प्रमा में अव्याप्ति नहीं है। उस अंश को, जिस अंश को हमने कहा है, फिर भी अलिख पदार्थ में अतिव्याप्ति होगी, तो उसके लिए आपको विषय को सत्वेन प्रति तरह भी विषय का विशेषण है। कहा कि ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि घटपट आदि की मिथ्या है। ठीक है, पुनः प्रश्न,
आपके सिद्धांत में घटपटादि मिथ्या है। जब मिथ्या हैं, उन मिथ्या का तात्पर्य आपके यहाँ है अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं है। तो जिन घटपटादि पदार्थों के आत्मा से अतिरिक्त सत्ता ही नहीं आपने स्वीकार किया, तो तद विषय के ज्ञान को प्रमा कैसे बता रहे हैं? अबाधित पद से आपने ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त अबाधितत्व यह कह करके आपने घटादि विषय ज्ञान को प्रमा बताया। कैसे घटादि विषय ज्ञान प्रमा हो गए? जिन पदार्थों की अधिष्ठान से अतिरिक्त सत्ता ही नहीं आपके यहाँ अभिमत है, सुक्ति रजत का इसलिए प्रमा नहीं मानते हैं कि सुक्ति से अतिरिक्त उसकी सत्ता ही नहीं है। उसी प्रकार से भले ही वो ब्रह्म प्रमा के अतिरिक्त प्रमा से बाधित हो जाती है, सुक्ति रजत बाधित हो जाता है, बाधित हो जाए, परंतु उसके सामान्य सादृश्य इसमें भी है। वो सुक्तिदमावच्छिन्न चैतन्य से अतिरिक्त सत्ता वाला रजत नहीं है। यहाँ पर भी आत्मा से अतिरिक्त सत्ता वाला आपका ये भी प्रपंच नहीं है। तो उस प्रपंच की जो ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त से बाधित होने वाला प्रपंच है, तद विषय ज्ञान को प्रमा आपने नहीं माना। और ये ब्रह्म प्रमा से बाधित होने वाले ज्ञान को आपने प्रमा क्यों मान लिया? तब लिख रहे हैं तदुक्तम देहात प्रत्ययो यत्वत् प्रमाणत्वेन कल्पितः लौकिकम तद्वदेवेदम प्रमाणम त्वात्मनिश्चयात्। ये बात कहा कि ऐसा है, इसलिए कि हमारे जो आचार्य हैं सुरेश्वराचार्य, वो सुरेश्वराचार्यों का कथन है, हम अपने आचार्य के जो हमारे सिद्धांत में हमारे दर्शन के मान्य आचार्य हैं, उन आचार्यों के कथन से विपरीत कोई नहीं कह सकता। उन्हीं आचार्यों ने, हम तो कह देते कि घटादि विषय ज्ञान भी प्रमा नहीं, हमारा क्या जाता था, परंतु नहीं। सुरेश्वराचार्य लिख रहे हैं देहात्म प्रत्यय देह एव आत्मा इति तद विषय प्रत्यय। देह आत्मा ही है। ये जो देहात्म तादात्म से देह में जो आत्मत्व बुद्धि हो जाती है, उसको प्रत्यय यत्वत् प्रमाणत्वेन कल्पिता, इस ज्ञान को जैसे प्रमाण माना गया है। अनेक आचार्यों ने, चार्वाक आदि आचार्यों ने तो देह को ही आत्मा मान भी लिया, देह ही आत्मा। तो देह और आत्मा के तादात्म्य के कारण देह को आत्मा प्रमित मान लेते हैं लोग बाग। उसी प्रकार से जो लौकिक पदार्थ हैं, ब्रह्म प्रमा से अतिरिक्त प्रमा से न बाधित होने वाले जो लौकिक प्रमाण हैं, उनको भी आत्मनिश्चय यावत आत्मनिश्चय आत्म साक्षात्कारो न भवति तावत तद्वदेवेदम यथा देहाद प्रत्यय लौकिक एव न तो शास्त्रीय। शास्त्रेण श्रुत्यादि शास्त्रेण वेदेन वा देह आत्मा इति प्रतीतिर् न भवति अपितु लौकिकाः मन्यन्ते। तो यदि लौकिक अभिमतस्य देहात्म प्रत्ययस्य यदि प्रमाणत्वम् उरीक्रियते सर्वैः तद्वदेव यावत् आत्मनिश्चयः न भवति आत्मा न देहः
इति प्रत्ययो न भवते तावत् कालं देह आत्मा इति प्रत्ययो भवति सच प्रत्ययः प्रमाणिकः इति लौकिकैः अभिगम्यते। तद्वत् यावत् आत्मनिश्चयः न भवति तावत् कालं घटादीनां प्रत्ययो भवति। घटादीनां तात्विकत्वं प्रतीयते, अतः तद विषय का ज्ञानम प्रमाणम। कहा भले ही घटादि ब्रह्म प्रमा से अतिरिक्त प्रमा वाले ना हो, ब्रह्म सत्ता से अतिरिक्त सत्ता का ना हो, परंतु हमारे आचार्य ये मानते हैं कि देहात प्रत्यय आत्म साक्षात्कार के पूर्व में देह ही आत्मा है, इसको प्रमाणिक माना जाता है। उसी प्रकार से ये प्रपंच विषयक जो ज्ञान है, ब्रह्म प्रमा से प्रमा से अबाधित विषयक जो ज्ञान है, इसको ही प्रमा माना। आत्मनिश्चयात का में एक आकार का प्रश्लेष है। आत्मनिश्चय अवधि परक है। यावत आत्मनिश्चय न भवति तावत ब्रह्म साक्षात पर्यंतम इत्यर्थ। वही उन्होंने पूर्व में कहा। लौकिकम माने घटादि ज्ञान। ये जो देहाद प्रत्ययोत प्रमाणत्वेन कल्पितः आत्मनिश्चयात, इसी को कहा हमने कहा है। आत्मनिश्चयात माने ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत। और जो ये घट लौकिकम माने घटादि ज्ञान, घटादि ज्ञान को भी परमात्मक माना जाता है। अतः प्रमा के स्वरूप का निर्वचन हो जाने के बाद ये प्रमा एक है। प्रमा इन्होंने स्थापित कर दिया अपने सिद्धांतानुसार कि जो सद, जिसका विषय सत हो, अनधिगत हो तथा अबाधित हो, तद विषय के ज्ञान को प्रमा कहना चाहिए। ग्रंथ में कहीं सत नहीं लिखा है तो कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है कि ग्रंथ में तो अनधिगत अबाधित विषय ज्ञान लिखा है, परंतु सत तो नहीं लिखा है। तो ग्रंथ में तो सब कुछ लिखा ही है, हम लोगों को पढ़ाने की क्या आवश्यकता है। हमारी बुद्धि में आ रहा है कि जो बंध्या पुत्रादि विषय ज्ञान है, उसका विषय बंध्या पुत्रादि किसी को आज तक अधिगत नहीं है, तो इसलिए अनधिगत भी हो गए। उसका अबाध माना नहीं जाता है, इसलिए अबाध भी हो गया। तो तद विषय जो ज्ञान है, शाब्दक ज्ञान तो हो गई करेगा, अन्य ज्ञान न हो, शब्द जन वृत्ति तो होती ही है। उस ज्ञान को प्रमा क्यों न मान लिया जाए। इसलिए अपने बुद्धि से ये आया कि प्रमा की अतिव्याप्ति हो सकती है यहाँ पर, तब उसके निवृत्ति के लिए विषय में सदरूपता भी अंश जोड़ना होगा। ये सबने सोचा गुरुजनों के अध्ययन के बल पर। तो इसको आप अन्यथा न लें कि ये तो ग्रंथकार ने लिखा ही नहीं है और ये गुरुजी इस बात को क्यों कह रहे हैं। जो भी अध्येतागण होंगे वेदांत के, वो इस अंश को जरूर समझेंगे कि अनधिगत और अबाधित अंशता दोनों बंध्या पुत्र में पूर्वमच्छीर अलीक पदार्थ में यदि है, तो तद विषय ज्ञान का लक्षण वहाँ पर जाना चाहिए। इसलिए उसमें जब उसमें जाएगा तो उससे व्यावृत्ति भी कहना होगा, क्योंकि बंध्या पुत्र आदि विषय ज्ञान को प्रमा कोई नहीं कह सकता। तब उसके लिए आपको विषय को में सदरूपता भी अन्वित करना होगा। सत्वेन प्रतीतर भी विषय को कहना होगा। जो सत्वेन प्रतीतर हो, अबाधित हो, अनधिगत हो, ऐसे विषय का ज्ञान। अतः बंध्या पुत्र आदि से व्यावृत्ति हो जाएगी और आपके यहाँ पर समन्वय हो जाएगा, है ना। क्योंकि
ब्रह्म प्रमा तृत प्रमा बाह्य ताज लेकर के इस प्रकार से प्रमा के स्वरूप का निर्वचन हो गया। ये प्रमा का स्वरूप एक है और इसके प्रमाण अनेक हैं। इसके कारण तत्तद करण से जायमान ये जो प्रमा है तद तद रूप में इसका निरूपण। प्रमा का एक रूप है जिसका विषय सत है तथा जिसका विषय अबाधित है एवं अनधिगत है। तीन विशेषण विषय के हैं। ये एतादृश विषय का जो ज्ञान है वो प्रमा है, वो एक है। अब वो प्रमा जब प्रत्यक्ष अक्षम अक्षम प्रतीति प्रत्यक्षम ये इंद्रिय जब इंद्रिय कारण से जायमान है तो उसका नाम प्रत्यक्ष प्रमा। और जब अनुमानक करण से जायमान है, अनुमान व्याप्ति ज्ञान, व्याप्ति ज्ञान से जब जायमान है तो उसी प्रमा का नाम अनुमिति प्रमा। उपमान सादृश्य, सादृश्य करण से जब जायमान है तो उसी प्रमा का नाम उपमिति प्रमा। शब्द करण से जायमान है तो शब्द प्रमा। इस प्रकार से एक ही प्रमा के अनेक स्वरूप उत्पादक भेद से हो गए, करण भेद से। वस्तुतः प्रमा एक है, उसके प्रमाण कितने होंगे तो आप माने हम जितने मानते हैं उनको बता रहे। कोई प्रत्यक्ष मानता है, ठीक है, कोई प्रत्यक्षानुमान मानता है, कोई प्रत्यक्षानुमान उपमान मानता है, कोई प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्द मानता है। हम कितने मानते हैं उनको बता रहे। हमारे यहाँ प्रमाण माने प्रमा के कारण, प्रमा ये बता दिया हमने। इसके कारण माने इसके उत्पादक जिनसे उत्पन्न होती है, इनका साधन भी कहेंगे। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान, प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष माने इंद्रिय, अनुमान व्याप्ति ज्ञान, उपमान सादृश्य ज्ञान, शब्द अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ये कारण होंगे। उन कारणों से इस प्रमा का भी भेद होगा। अतः प्रमा एक होते हुए कारण भेद से भिन्न होती है। अब हम अपना पाठ में समाप्त करते हैं। राजकुमार जी, कल जो है सब लोगों को सूचित कर देना, कल जन्माष्टमी है। कल पाठ जन्माष्टमी के दिन नहीं होगा। वैसे भी अष्टमी जो है ना अध्याय की, ये जो है सब लोगों को सूचित कर देना, है ना। जैसे